Hello friends, welcome to Sitaramai's YouTube channel. Today in this video we will discuss वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पे देखेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखेंगे और इसकी फॉर्मेशन कब हुई, इससे पहले कौन सी इंस्टीट्यूशन काम कर रही थी, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे चल रही थी, उसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे जानकारी लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें चीज़ें देखनी है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे डिस्कस करने के लिए। गेट है, गेट्स है, ठीक है, आपका ट्रिप्स है, ट्रिम्स है, बहुत सारे एग्रीमेंट है। फिर आपके इसके जब ये आपका गेट बना तो उसके टाइम पे आपका जो GATT जो चल रहा था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, तो वो बहुत सारी चीज़ें थी। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें जो हमें देखनी है वो हमें देखना है मेनली कि बैरियर्स कैसे कैसे थे, ठीक है। तो एक तो आपको ये मालूम होगा अच्छे से कि जब ट्रेड जो होता है ना तो उसकी आइडियल कंडीशन ये है कि वहाँ पे इफिशिएंसी सबसे ज़्यादा हो और कंज्यूमर का बेनिफिट सबसे ज़्यादा हो। तो इसके लिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाना था, लेकिन आपका 1944 में जब ब्रेटन वुड्स की इंस्टीट्यूशन बने तो इसमें आपका एक तो बना IMF और दूसरा बना आपका IBRD। इसी टाइम पे आपके एग्रीमेंट हुए जिससे बना आपका गेट, ठीक है। अब गेट के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले बैरियर्स देख लें क्योंकि ज़रूरी क्यों होता है, ठीक है, और फिर देखेंगे कि हमें ज़रूरत क्यों हुई गेट के बाद में WTO बनाने की। अब बैरियर्स जो है, बैरियर्स क्या है आपका, एक तरीके से ट्रेड में बाधाएं हैं एक तरीके की, और इसमें दो तरह की बैरियर्स हो सकते हैं। एक तो आपके टैरिफ हो सकते हैं, ठीक है, और एक दूसरे आपके नॉन टैरिफ हो सकते हैं। नॉन टैरिफ में आपका कौन कौन सा है इसमें देखेंगे अभी। एक तो गया टैरिफ और दूसरा है नॉन टैरिफ, ठीक है। टैरिफ टैरिफ में आपका कौन कौन से रख सकते हैं इसमें, कि जैसे आपको एक्सपोर्ट पे कुछ टैरिफ लगा दिया, ठीक, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी। इसके अलावा आपका इंपोर्ट पे कुछ लगा दिया, ठीक है। और इसके अलावा आपका जो ट्रांजिट है, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है और उसके तीसरी कंट्री से होकर उसको गुजरना है, तो ट्रांजिट वाला आपका कोई ऐसा टैरिफ लगा दिया। तो इस तरह के जो टैरिफ होंगे वो आपके जो बैरियर्स होंगे वो आपके टैरिफ बैरियर्स कहलाते हैं। नॉन टैरिफ में कौन सा होता है, नॉन टैरिफ में आपका चीज़ें फिक्स कर दी जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे कोटा फिक्स कर दिया कितना परसेंट ही आपको यहाँ पे आप एक्स्ट्रा सब्सिडी दे सकते हैं, कोई चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, तो आपका नॉन टैरिफ में हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको और क्या हो सकता है इसमें, जैसे सब्सिडी वगैरह है, ठीक है, कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, और अदर टाइप की इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मेनली यहाँ पे देखनी है। अब टैरिफ में आपका मेनली चीज़ क्या होगी, यहाँ पे क्वान्टिफिएबल चीज़ होंगी, जैसे एक तरीके से कस्टम्स ड्यूटी जो लगती है ना, ये एक फिक्स कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ यहाँ पे चलती है। और नॉन टैरिफ में क्या हो सकता है आपका, कस्टम ड्यूटी वगैरह के अलावा जो भी चीज़ें आपकी जैसे बचती है, अभी सब्सिडी है, कोटा है, कंट्री के अंदर की जो भी चीज़ें चलेंगी ये वहाँ पे मेंशन की जाती हैं, ठीक है। एक टर्म होती है आपको मालूम होगा, एम्बार्गो, जिसे एम्बार्गो कहते हैं, ठीक है। तो एम्बार्गो क्या होता है आपका, ये किसी भी ट्रेड को जो है कुछ जैसे पर्टिकुलर आपकी गुड्स हो गई, ठीक है, तो गुड्स पर आपका यहाँ पे गुड्स का जो ट्रेड है इसको बैन करना कुछ ही कंट्रीज में, मतलब सर्टेन कंट्रीज में आप इसको यदि बैन करेंगे तो ये आपका एम्बार्गो होगा, ठीक है। जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट जो है पाकिस्तान से अपन यहाँ पे बैन कर रखे हैं तो ये आपका एम्बार्गो कहलाएगा इंडिया के लिए। तो आप जो है ट्रेड को जो है कुछ कमोडिटीज़ में, कुछ गुड्स में, कुछ कंट्रीज से आने वाले जो हैं उनको बैन कर दे तो ये आपका एम्बार्गो कहलाता है, ठीक है। कोटा की बात करें तो कोटा आपका क्या होता है कि फिक्स कर दिया कि कितना अमाउंट आपका, जैसे हम किसी कंट्री से सिर्फ 100 मीट्रिक टन वगैरह है कोई चीज़ें हैं वहाँ से मंगा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा वहाँ से नहीं लेंगे, तो कोई कोटा फिक्स कर दिया। सब्सिडी आपको समझ में आती है कि सब्सिडी कैसे वर्क करती है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा मालूम होगा, ठीक है। अब इतना इस काम के लिए पहले कौन चल रहा था, तो पहले तो कोई ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर था नहीं, ठीक है। गैट जो था वही यहाँ पे काम कर रहा था, और गैट जो आपका बना वो कब बना, 1948 से ये काम करने लगा था। 1947 में एक्चुअली बना था, 1948 से काम करने लगा, 1948 से 1995 तक इसने काम किया। और 1995 में आपका जब उरुग्वे राउंड आपका कंक्लूड हुआ, उरुग्वे राउंड आपका कंक्लूड होता है 1995 में, तो आपका WTO बनता है। तो जब तक WTO बनता है तब तक गेट जो है यही यहाँ पे काम कर रहा होता है। और गेट आपका बना कब, गेट आपका जो है 1995 में बना, लेकिन ये बना किससे, 1994 में आपका जो मराकस एग्रीमेंट हुआ ना, मराकस, ठीक है, मराकस एग्रीमेंट आपका 1994 का, तो इससे आपका 1995 में WTO बना। और जब WTO बनता है फिर 95 तक, तब तक आपका गेट यहाँ पे काम कर रहा होता है। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट मालूम होना चाहिए। और ये उरुग्वे राउंड जो था ना, उरुग्वे राउंड, ठीक है, तो उरुग्वे राउंड जो था ये कब से कब चला, तो ये 1987 से 94 तक चला, जब मराकस आपका जो एग्रीमेंट होता है तो ये कंक्लूड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए था। एक चीज़ और आप याद रखिए, जो कि जो गैट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो गैट है ना कोई संस्था नहीं है, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नॉट ए इंस्टीट्यूशन, नॉट ए संस्था, ये आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इसका काम क्या था, गवर्न करना था मेनली चीज़ों को, ठीक है, आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है ना इसको,
इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी है, क्योंकि एक तो ये आपका जो है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन नहीं था। इसके अलावा एक पॉइंट और मैंने आपको अलग से नोट किया था कि नेक्स्ट पेज लेते अपन गेट के बारे में, कि इसकी हमें बाद में ना इससे हमें डब्ल्यू बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जो गेट में कमियां होंगी उसी से डब्ल्यू बनेगा। तो 1947 में जब आपका गेट बनता है ना, ठीक है, तो ये आपका बनता उसी से, ब्रेटन वुड्स के टाइम पे बनता है, 1944 के टाइम पे एग्रीमेंट होता है, बनता 1947 में, और लागू होता है 1948 से। ठीक है, और चलता कब है, 1995 तक, इतने टाइम तक ये काम कर रहा होता है। ठीक है, अब इसका मेन काम क्या होता है, इसका काम होता है फेज आउट करना। ठीक है, फेज आउट करना आपका जो इम्पोर्ट कोटा जो है, इसको इम्पोर्ट कोटा को फेज आउट करना, प्लस आपकी जो टैरिफ है इसको रिड्यूस करने का इसका काम था। तो टैरिफ जो है इसको भी रिड्यूस करेगा, किसमें, आपका जो मर्केंटाइज आपके ट्रेड जो है ना उसमें इसको टैरिफ को रिड्यूस करेगा, और आपका इंपोर्ट कोटा को फेज आउट करेगा। ये चीज़ इसकी मेनली थी। लेकिन कमियाँ क्या रही इसमें, वो देख लेते हैं। कमी ये रही कि एक तो इंस्टीट्यूशन नहीं था, इसके बाद में इसका ये जो है ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स था। ठीक है, सेट ऑफ रूल्स था, कुछ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हुए तो उनके बेसिस पे इसको बनाया गया था, तो इतना इसका काम था। इसमें एक ये है कि ये सिर्फ कह सकते हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं था। ठीक है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का कोई इसमें जरिया नहीं था, कोई इसका ना प्रोसीजर था ना रिजोल्यूशन था, सिर्फ यहाँ पे कंसल्टेशन होती थी पार्टीज के बीच में। तो इतना यहाँ पे मेनली काम चलता था, इसके अलावा कुछ यहाँ पे था नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वालिटी चेक के लिए, सेफ्टी के लिए सिर्फ इतना बनाया गया था कि बस सेफ्टी मेंटेन रहे, क्वालिटी चेक हो सके, इसके लिए ये काम अब तक कर रहा था। ठीक है, एक पॉइंट आपको याद रखना है कि जो गैट है ना, ये नॉन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ में ट्रेड मतलब डील कर रहा था, नॉन एग्री कमोडिटी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पॉइंट स्पेशल याद रखना है कि एग्रीकल्चर गुड्स जो थी उसमें यहाँ पे ट्रेड जो था एग्रीकल्चर गुड्स में वो यहाँ पे इंक्लूडेड गेट में नहीं था, जबकि डब्ल्यूटी में आपको अच्छे से मालूम है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर वगैरह चीज़ें यहाँ पे चल रही होती है। ठीक है, तो ये आपको गेट के बारे में थोड़ा सा जानना था। अब आगे बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में। वो चीज़ें आपकी हैं कि आपका वर्ल्ड बैंक बना, IMF बना, उसके बाद में आपका गेट बनता है। गेट के बाद में आपका 1995 में आपका जो ये जो चीज़ है मराकस एग्रीमेंट के बाद में WTO आपका बनता है। लेकिन कुछ चीज़ें आपको अच्छे से मालूम होगी, जैसे सैनिटरी, फाइटो सैनिटरी, इसमें आप यहाँ पे देखिए, ये जब WTO आया ना तो यहाँ पे आपका कुछ मेजर्स थे, SPS मेजर्स थे। ठीक है, तो साइड कुछ कंट्रीज जो है, SPS का मतलब जानते हैं कि स्पेशल जो कुछ कंट्रीज है ना, नेशन खुद की सेल्फ बेस असेसमेंट के बेसिस पे, ठीक है, बाहर से आने वाली चीज़ें जो है उन पे आप एक हेल्थ कंसर्न के ऊपर वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती थी, और ये अलाउड है, अभी भी अलाउड है। तो SPS जो मेजर्स है, एग्रीमेंट और एग्रीकल्चर है, ये सब WTO के आपके टर्म है, इनको हम आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट और याद रखना है यहाँ पे, अब WTO की शुरुआत कर रहे हैं तो WTO आपका 1995 में बना। अब यहाँ पे मेन चीज़ याद रखना है कि आपका जो इंडिया जो था ना, यहाँ का फाउंडिंग मेंबर था इसका। ठीक है, फाउंडिंग मेंबर WTO का था, गेट का भी था, IBRD और आपका जो वो था ना IMF, उसका भी आप इंडिया जो है फाउंडिंग मेंबर वहाँ पे था। ठीक है, अब ये आपको थोड़ा सा मालूम, एक और चीज़ आपको करना है कि तीन चीज़ें यहाँ पे हम बात करेंगे, एक तो है गुड्स, एक है आपका सर्विसेज, और एक आपका IPR। इन तीन चीज़ों पर हम आगे मेनली बात करेंगे कि इन्हीं में ये जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। ठीक है, एक इसमें एक होती है मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, जिसको बोलते हैं MC। ये आप क्या है, आपका अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ये आपको अच्छे से मालूम है। ठीक है, इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस अभी तक 12 हो चुकी है। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कितनी हो गई है, कितने मेंबर है, 164 65 जितने मेंबर है, 160 के आसपास इसको लगाएं। लास्ट का इसका जो मेंबर जोड़ा था वो अफगानिस्तान था। ठीक है, और जुड़ गया होगा तो आप एक बार गूगल सर्च कर लेना इस पर, बाद में कोई जुड़ा हो। बाकी मेरे को तो इतना ही है कि अभी तक अफगानिस्तान इसमें लास्ट जुड़ा था। एक ध्यान रखना, ये एवरी 2 ईयर में मीटिंग करती है, मतलब आपका WTO का जो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है ना, ये आपका हर 2 साल में मीटिंग करती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका काम जो है स्पेशल डिसीजन लेना ही है यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी चीज़ें चलेंगी यहाँ पे, तो इसके अलावा आपका एक चलेगी जनरल काउंसिल। जनरल काउंसिल ये डे टू डे वर्क जो है ना उसको करेगी, तो जनरल काउंसिल होगी। इसके अलावा आपका कौन सा होगा, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, ये 2 साल में जाके होगी। अब देखिए, आपका इतना आपको यहाँ से मालूम होना चाहिए 2 साल में है, तो और भी जैसे एक चीज़ और याद रखना आप कि IMF है, वर्ल्ड बैंक है, आपका इंडिया के जो RBI है,
ये रिपोर्ट निकालते हैं ना, वो साल में 2 बार निकालते हैं, मतलब 6 मंथ में निकालते हैं। ठीक है, उनके साथ में इसको मिक्स नहीं करना। IMF वगैरह के साथ में बना था तो शायद 2 साल में ये निकाले, नहीं, ये हर मतलब साल में 2 बार निकाले, ऐसा नहीं सोचना आपको। WTO जो है 2 साल में जाके एक बार मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे मीट करता है, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब जनरल काउंसिल जो है इसमें क्या चाहिए है, तो ये जनरल काउंसिल जो है डे टू डे वर्क करेगी और मिलेगी कहाँ पे, जेनेवा में, क्योंकि WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, जेनेवा में। ठीक है, इसके अलावा ये इनका काम है, जो आपका मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस डिसीजन लिया वहाँ पे ये इंप्लीमेंट करेगी उस चीज़ को, और इसमें हर कंट्री से यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो इसकी भी 2 सबऑर्डिनेट ऑफिस हम कह सकते हैं कि यहाँ पे होती है। एक तो है आपकी डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, और दूसरा है आपका ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो एक तो है TPR बॉडी और एक आपका DS बॉडी। तो डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए एक बॉडी है, और आपका ट्रेड के लिए जो पॉलिसी रिव्यू जो होता है उसके लिए बॉडी है। तो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू और आपका डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये 2 चीज़ें यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, अब DG जो होता है वो 4 ईयर के लिए होता है यहाँ पे। डायरेक्टर जनरल, ये कुछ बेसिक टर्म होती है, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ठीक है, इतना है। अब आगे चलते हैं इसमें कि WTO की इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स कौन कौन से हुए। ठीक है, तो पहला तो आपको मालूम है, पहले तो गेट चल ही रहा था। इसके बाद में यहाँ पे कुछ चीज़ें जोड़ी ना, वो आपके SPS मेजर्स थे। ठीक है, जो आपके फूड प्रोडक्ट के लिए थी, ध्यान रखना, फूड प्रोडक्ट के लिए। और गेट जो था ना, ये आपका नॉन एग्री प्रोडक्ट के लिए था, नॉन एग्री प्रोडक्ट। ये कुछ चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा लिख लेना है। और SPS आपके फूड प्रोडक्ट के लिए था। इसके अलावा आपका जो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, इसको बोलते हैं TBT। ये किसके लिए था आपका, ये आपका नॉन फूड के लिए था, नॉन फूड प्रोडक्ट। अब देखिए, नॉन फूड है, यहाँ पे है नॉन एग्री, और यहाँ पे है आपका फूड। तीन तीन चीज़ों का ध्यान रखना। टेक्निकल बैरियर आपका नॉन फूड के लिए है, SPS आपका फूड प्रोडक्ट के लिए है, और गेट आपका जो है नॉन एग्री प्रोडक्ट के लिए है। एक और आपका चलता है, वो है आपका ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड आपका जो इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है ना, उसके लिए ये बातें चलती है ट्रिम्स की। तो ये भी आपका एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है, जो आपका गुड्स जो है उसमें काम करता है, गुड्स ट्रेड के लिए काम करता है। इसमें ध्यान रखना, सर्विसेज जो है ना, ये इंक्लूड नहीं है, सर्विसेज यहाँ पे नहीं है, सिर्फ ये आपका गुड्स के ट्रेड में ये काम करता है। इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो मेजर्स होते हैं ट्रेड के लिए, उनमें बात करता है। तो इसमें क्या है आपका, ये कुछ चीज़ों को प्रोहिबिट करता है, रोकता क्या है कि ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है ना, वहाँ पे उनको रोकता है। उसमें मतलब थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी हो, उसके लिए काम करता है। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसको ये प्रोहिबिट करना चाहता है, इसको रोकता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका जो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है ना, वो यहाँ पे खराब होते हैं, ठीक से वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि ट्रेड वहाँ से बाधित होता है। तो इस वजह से लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट जैसी चीज़ें जो होती हैं, ये कंट्रीज लगाती हैं, और इसको ये रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है। तो ये आता है आपका ट्रिम्स में। ठीक है, ये चीज़ होना चाहिए आपको। दूसरा है, यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं SCM। ठीक है, एक अगली चीज़ है SCM को बोलते हैं सब्सिडीज एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स, काउंटर वेलिंग मेजर्स। ठीक है, अब ये किसके लिए होता है, ये आपका नॉन एग्री जो चीजें होती है ना, गुड्स वगैरह कह सकते हैं, नॉन एग्री गुड्स ओनली, ये ध्यान रखना कि आपका जो सब्सिडी एंड काउंटर वेलिंग मेजर्स है ना, सिर्फ एग्रीकल्चर गुड्स के अलावा जो चीजें हैं ना, उनके लिए होता है, मतलब एग्रीकल्चर गुड्स के लिए नहीं होता है। यहाँ पे देखो, गेट जो है वो नॉन एग्री के लिए था, ये भी आपका नॉन एग्री के लिए है। तो SCM जो है वो गेट के जैसा ही काम करता है, ये ध्यान रखना। SPS आपका फूड के लिए है, जबकि टेक्निकल बैरियर नॉन फूड के लिए है, नॉन एग्री के लिए नहीं, ध्यान रखना। ठीक है, और ट्रिम्स जो है ये सिर्फ गुड्स के लिए है। तो ये कुछ पॉइंट आपको थोड़े से बेसिकली मालूम होने चाहिए। अब एक आगे इसमें एक चीज़ है, उसको हम देखते हैं। एक और पॉइंट अगला यहाँ पे है AOA। ये क्या है आपका, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये क्या है, ये सबसे मोस्ट डिस्प्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पे सब्सिडीज़ के बारे में बात की जाती है। तो इसको अपन और भी आगे जाके डिस्कस करेंगे कि आपका जो एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स वगैरह जो है, उसमें सब्सिडीज़ कौन कौन सी चलती है। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ पे, इसको हम आगे चल के देखेंगे इसी स्लाइड में वापस आगे। तो यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे कुछ 3 पिलर्स हैं, ठीक है, या जिन्हें हम पैरामीटर्स कह सकते हैं, जो यहाँ पे वर्क करते हैं। और 3 कौन कौन से हैं, पहला देखो, एक तो है मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस। दूसरा है आपका एक्सपोर्ट कंपटीशन, एक्सपोर्ट कंपटीशन। और थर्ड है आपका
डोमेस्टिक सपोर्ट। ठीक है, अभी 3 पिलर्स आपके एग्रीमेंट के, क्योंकि इनके बेसिस पे होता है। मार्केट एक्सेस है, कंट्रीज मार्केट एक्सेस चाहती है दूसरे में। एक्सपोर्ट कंपटीशन है, एक्सपोर्ट कंपटीशन चाहती है कंट्रीज। ठीक है, और डोमेस्टिक सपोर्ट है, तो डोमेस्टिक सपोर्ट नहीं चाहती बाहर वाली कंट्री। तो ध्यान ध्यान रखना कि आपका जो मार्केट एक्सेस है, इसमें क्या होगा, मार्केट एक्सेस को रोकने के लिए कंट्रीज को जो है आपका जो पर्टिकुलर कंट्री में इंपोर्ट ड्यूटी जो लग रहा है उसको रोकना होगा, उसको कम करना होगा। ठीक है, इसको कम करना होगा, तब जाके बाहर वाली कंट्रीज को मार्केट एक्सेस मिल सकता है। ये आपको यहाँ से पॉइंट याद रखना है। एक्सपोर्ट कंपटीशन की बात है, तो एक्सपोर्ट कंपटीशन में क्या है कि आपकी जो एक्सपोर्ट कंपटीशन है, तो यदि कंट्रीज एक्सपोर्ट में सब्सिडी देंगी तो वहाँ पे एक्सपोर्ट कंपटीशन वहाँ पे बना ही नहीं। तो यहाँ पे आपको ये एक्सपोर्ट सब्सिडी है, इसको घटाना है एक्सपोर्ट कंपटीशन के लिए। ये पॉइंट याद रखना आप। ठीक है, सीधे सीधे पॉइंट मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। एक अगला है आपका डोमेस्टिक सपोर्ट। ठीक है, तो डोमेस्टिक सपोर्ट कौन सी चीज़ होती है, जहाँ पे आपका एम्बर बॉक्स सब्सिडी जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे एम्बर बॉक्स मतलब प्रोडक्शन लिंक जो चीज़ें होती है एम्बर बॉक्स वाली, तो एम्बर बॉक्स की जो सब्सिडी है इनको यहाँ से घटाना होगा, तब आपका डोमेस्टिक सपोर्ट जो है वहाँ पे और कंट्रीज जो है उनके लिए भी मिल सकता है। तो मतलब खुद की डोमेस्टिक सपोर्ट आपको दे रहे हैं, तो आप एम्बर बॉक्स सब्सिडी वहाँ पे दे रहे हैं, बाहर वाली कंट्री वहाँ पे एक्सेस नहीं पा रही है। ठीक है, तो आपको डोमेस्टिक सपोर्ट के तौर पर आपको मतलब दूसरी कंट्री के लिए डोमेस्टिक सपोर्ट देना है अपनी कंट्री में, तो उसके लिए एम्बर बॉक्स सब्सिडी वहाँ पे रिड्यूस करनी होंगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हुई। ठीक है, अब आगे चलते हम यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे जो है आपका गैट्स के नाम से, और इसमें चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है, यहाँ पे लेते हैं। तो जो चीज़ यहाँ पे है वो है अपना GATS। अब GATS क्या है आपका पता चल रहा है आपको कि ये सर्विसेज की बात चलेगी यहाँ पे GATS में। GATS सर्विसेज के लिए होगा, ये भी आपका 1995 में आ गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि सर्विसेज का जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है वो सेम प्रिंसिपल फॉलो करे जैसे कि हम ट्रेड में और चीज़ों के लिए कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको मेनली पता होना चाहिए। अब ट्रिप्स जो है आपका जिसको बोलते हैं इसमें आगे TRIPS। ठीक है, ये अगला एक काम करेगा इसमें जो आपका IPR के लिए है। तो ट्रिम्स तो हो गया आपका जो गेट्स है ना, ये तो आपका हो गया जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, क्योंकि ट्रिप्स जो है आपका IPR के लिए। अब IPR में क्या क्या चीज़ आती है, IPR में आपका देखो एक तो कॉपीराइट आता है। ठीक है, एक तो कॉपीराइट आता है, दूसरा आपका पेटेंट आता है। ठीक है, आपका एक ट्रेडमार्क भी आता है इसमें। इसके अलावा ट्रेडमार्क के अलावा आपका एक इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, और आपका इंटीग्रेटेड सर्किट जिसको अपन IC बोलते हैं। तो इंटीग्रेटेड सर्किट के जो लेआउट डिज़ाइन होते हैं, ठीक है, ये भी इसमें शामिल होते हैं। और एक आपका ट्रेड सीक्रेट, ट्रेड सीक्रेट्स। ठीक है, और एक हाँ इसमें एक पॉइंट रह गया, वो है आपका जोग्राफिकल इंडिकेशन। जोग्राफिकल इंडिकेटर जो है ये इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना है, और फिर हम देखेंगे इसमें गेट्स के बारे में। यहाँ पे 4 चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनको एक छोटी सी यहीं पे सामने इसमें देख लेते हैं कि गेट्स में जो है चीज़ें कौन कौन सी यहाँ पे होंगी। उससे पहले ये देखते हैं कॉपीराइट पेटेंट वगैरह जो है इनमें देखते हैं। तो एक चीज़ देखो आप कि जो कॉपीराइट है, ठीक है, कॉपीराइट है आपका एक तो लिटरेरी जो चीज़ें होती हैं, आर्टिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, प्लस आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स जो है और आपकी फिल्म्स वगैरह हैं, इन सब के लिए लागू होता है। अब ये देखिए 50 ईयर से ज़्यादा उनके लिए होता है जो साउंड रिकॉर्डिंग करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, जबकि आपका जो ब्रॉडकास्ट की जो राइट्स जो होते हैं ना, ये 20 ईयर्स के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये 2 इसमें आपको याद रखना है। ठीक है, ट्रेडमार्क जो है, ट्रेडमार्क में आपकी चीज़ें कौन कौन सी आ सकती हैं। ठीक है, तो ट्रेडमार्क ये है, ट्रेडमार्क आपकी जैसे आपका पर्सनल नेम है, लेटर है, न्यूमेरिकल्स है, फिगरेटिव आपकी जो डिज़ाइंस है, प्लस आपका जो कलर कॉम्बिनेशन जो है ना, ये पॉइंट याद रखना, कलर कॉम्बिनेशन, इसमें आपका ट्रेडमार्क लागू होता है। ये भी 20 ईयर्स के लिए लगभग ट्रेडमार्क होता है अलाउड। ठीक है, और जो GI है आपका, GI जो है ये आपका टेरिटरी के बेसिस पे होता है, या फिर कोई रीजन हो सकता है, या कोई लोकल रीजन हो सकता है ना, लोकल एरिया वगैरह, उसके बेसिस पे यहाँ पे दिया जाता है। और आपका इसके अलावा है पेटेंट। तो पेटेंट में आपका जो चीज़ है इन्वेंशन होना चाहिए। ठीक है, तो आपका पेटेंट राइट वहाँ पे दिया जाता है। इन्वेंशन होना चाहिए जिसमें आपका प्रोडक्ट प्लस प्रोसेस दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, और ये टेक्नोलॉजी के हर फील्ड में दिया जा सकता है। ठीक है, अब पेटेंट जो है आपका ये 20 ईयर्स के लिए होता है। तो आपने देख लिया 20 ईयर्स एक आपका कह सकते हैं कि एक बेस पीरियड है। ये 20 ईयर्स आपका कॉपीराइट में भी है, 20 ईयर्स आपका पेटेंट में भी है। GI टैग का मैंने देखा नहीं अभी, आप इसको सर्च करें एक बार, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है ये भी लगभग 20 ईयर्स के लिए होता है। 50 ईयर्स आपका कॉपीराइट का जो प्रोड्यूसर है, जो साउंड रिकॉर्डिंग वाला है,
ठीक है, उनको ये राइट होता है 50 ईयर ज़्यादा का, जबकि ब्रॉडकास्टिंग के लिए 20 ईयर यहाँ पे होता है। ठीक है, तो पेटेंट का आपने देख लिया 20 ईयर। अब यहाँ पे देखिए क्या पेटेंट में चीज़ें जरूरी क्या है, तो पेटेंट में जरूरी है आपको कि वहाँ पे या तो नया होना चाहिए कोई चीज़, या जिसमें एक इन्वेंशन की जो स्टेप होती है वो इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, तो और इसके अलावा वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है उसकी कैपेबिलिटी हो, नया होना चाहिए, और इसके अलावा आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एप्लीकेशन की वहाँ पे कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और आपका इन्वेंटिव स्टेप जो है वो फॉलो होनी चाहिए, तब वो चीज़ आपकी पेटेंट कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या है, जब पेटेंट हो गया ना, तो इसका एक पॉइंट और याद रखना कि ज़्यादातर में और में ट्रांसफ़र का राइट नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र का या सक्सेशन वगैरह जो होते हैं उसका राइट यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे या तो क्या आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हो, या सक्सेशन के बेसिस पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। जबकि जो इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह है इनका ध्यान रखना, इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह 10 साल के लिए होते हैं, और जब से डिज़ाइन बना है, क्योंकि इंटीग्रेटेड सर्किट एक तो होता है मार्केट में आया तो उसके 10 साल है, 10 ईयर है, जबकि आपका डिज़ाइन जब से बना है तो उससे 15 साल बाद में एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, ट्रेड सीक्रेट वगैरह है, आपका ट्रेड का तरीका क्या है उसके बेसिस पे यहाँ पे दिया जाता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन वगैरह भी वैसी ही चीज़ है, यहाँ पे चलती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना था मेनली, एक कि आपका जो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है वो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन कहा था, हाँ ये रहा, ये 10 ईयर के लिए है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन में क्या होता है आपका, यहाँ पे गुड्स के डुप्लीकेट जो आपका तरीका जो है डिज़ाइन का, यदि कोई दूसरा जैसे कोका कोला वगैरह है तो यहाँ पे कोका कोला की कॉपी करके उसके डिज़ाइन वगैरह की, और दूसरी कोई वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बेची जा रही है तो वहाँ पे उसको बैन करना होता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन के अंदर। तो इंडस्ट्रियल डिज़ाइन और आईसी जो आई से आ रहे हैं ना, इनका आप 10 याद रखें कि इसमें भी आपका लगभग आई से ही बन रहा है, तो आप इसको लिंक कर लेना थोड़ा सा, 10 ही है। जबकि कॉपीराइट और पेटेंट जो है आपका 20 एंड 50 ईयर है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पे इन चीज़ों को देख लें। अब बात करते हैं अपन गेट्स की। ठीक है, तो इससे पहले आपके ट्रिप्स और ट्रिम्स जो है ना, इसकी एक पॉइंट आपको मैं बता दूं कि ट्रिप्स जो है ये आपका आईपीआर वाला ही, इसी में ट्रिप्स जो है आपका, ये आपका इसमें सभी WTO मेंबर शामिल है। ठीक है, सभी WTO मेंबर जो है ना यहाँ पे एग्री होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक दूसरा चीज़, इसमें ना कंट्रीज से मिनिमम रिक्वायरमेंट की डिमांड करी जाती है। इसमें ध्यान रखना, स्टेटमेंट घूम के आएगा कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट रखा जाता है कि आप मैक्सिमम इतना करें, इतना तो मैक्सिमम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसमें कंट्रीज से मिनिमम की रिक्वायरमेंट की जाती है कि आपको इतना तो फॉलो ही करना है। ये लाइन आप सुन लें ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन आता है तब कई बार कन्फ्यूज हो जाते हैं। बाकी लाइन जो है बहुत बेसिक है। ठीक है, तो ताकि इससे क्या है, आपका जो IPR जो है ये रेगुलेट हो सके। ये तो आपको ट्रिप्स के बारे में जानना है। ठीक है, एक आपका जो है, इसको जो ट्रिप्स जो है इसको बोलते हैं अपन बर्न एंड पेरिस प्लस एग्रीमेंट। यदि स्टेटमेंट में आ जाए कि इसको बर्न प्लस पेरिस प्लस बोलते हैं तो ट्रिप्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। ट्रिम्स के बारे में हमने पहले बात कर ली। ट्रिम जो है आपका सिर्फ आपके एक तो है गुड्स में बात करता है, यहाँ पे था पीछे। ठीक है, कहाँ पे था, गुड्स में, हाँ ये रहा। ठीक है, ये सिर्फ गुड्स में बात करता है, यहाँ पे गुड्स के ट्रेड में बात करता है। इसके अलावा यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है, क्योंकि यहाँ पे लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट वगैरह को खत्म करने की बात की जाती है, सर्विसेज में चलता नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है इंपोर्ट पर, ऑन इंपोर्ट। ठीक है, तो इंपोर्ट में बाहर से क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाई ना, इसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाता है, समझ गए ना। क्योंकि यहाँ पे प्रोहिबिशन उस पर है क्योंकि क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन आपको नहीं लगानी है, उसके लिए वर्क करता है। तो यहाँ पे इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट नहीं करता है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको रेगुलेट नहीं करता, ये ध्यान रखना। ठीक है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट आपका जो है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स जो है ना, ये आपका ट्रिम जो है ये आपके गुड्स में बात करेगा, लोकल कंटेंट एरिया जैसी चीज़ों को रोकना चाहेगा, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट जो है कंट्रीज जो इम्पोजिशन करती हैं उसको प्रोहिबिट करेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट जो है ना उस पर काम नहीं करेगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में आपका जो है फेमा वगैरह जो है ना ये काम करते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, इसका नाम भले ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको यहाँ से जरूरी याद रखना था। अब और इसके आगे अपन बात करते हैं चीज़ों में। ठीक है, तो एक कुछ सब्सिडीज के नाम आएंगे यहाँ पे। ये आप पॉइंट दोबारा से देख लेना। मार्केट एक्सेस में आपको इंपोर्ट ड्यूटी घटानी होती है, क्योंकि मार्केट एक्सेस देखो इनमें जब सब में ना इंडिया को एग्जांपल याद रख के रखना। ठीक है, इंडिया के बेसिस पे कि मार्केट एक्सेस है तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ेगी, एक्सपोर्ट कंपटीशन है तो आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी घटानी पड़ेगी, और डोमेस्टिक सपोर्ट है तो आपको एम्बर बॉक्स सब्सिडी भी घटानी वहाँ से पड़ेगी। ये चीज़ आपको यहाँ से देखना था। ठीक है, अब आपका जो गेट्स है, जनरल एग्रीमेंट इन सर्विसेज जो है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज, यहाँ पे 4 मोड चलते हैं, मोड 1, मोड 2, मोड 3 और आपका लास्ट वाला 4।
ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ देखिए क्या क्या है। ठीक है, तो मोड 1 जो है ना, इसमें आपका क्रॉस बॉर्डर सप्लाई है, क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज विदाउट मूविंग पर्सन। ठीक है, तो ये है जैसा हमारा है, हमारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी जो है ना, ये है, तो इंडिया इसका सपोर्ट करेगा, इंडिया ऐसा चाहेगा। ठीक है, मोड सेकंड में क्या है आपका, कंजम्पशन अब्रॉड, कंजम्पशन अब्रॉड। अब इसमें क्या है कि आपके टूरिस्ट वगैरह जो है ना, बाहर जाके चीज़ें काम करेंगे, और आपका जो नोमैडिक वीज़ा वगैरह जो कंसेप्ट चलता है ना, नोमैड वीज़ा वाला, तो वहाँ पे है। तो टूरिस्ट हमारे हैं, हमारे तो यहाँ पे टूरिस्ट आएंगे ना, हमें बाहर जरूरत नहीं होती, हमारे टूरिस्ट बाहर कम जाते हैं लोग जो है टूरिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पे इंडिया को इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है, तो फर्स्ट वाले में ज़्यादा इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर वगैरह में। ठीक है, सेकंड आपका कंजम्पशन अब्रॉड है, जिसमें मूवमेंट होता है नेचुरल पर्सन का बाहर सर्विस के लिए। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, तो वहाँ पे बाहर वाली जो कंट्री है ना, उनको इंटरेस्ट होता है, यहाँ पे यूएस वगैरह जैसी है, वो यहाँ पे चाहती हैं कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज दी जाए। ठीक है, थर्ड है आपका कमर्शियल प्रेजेंस। ठीक, अब ये पॉइंट आप सुनना, कमर्शियल प्रेजेंस जो है ना, ये ना यूएस जैसी जो कंट्रीज जो है ना, ये यूएस इसको ज़्यादा सपोर्ट चाहता है, और चाहता है कि इंडिया में ऐसी चीज़ें अवेलेबल करवाई जाए। अब यहाँ पे देखो किस चीज़ में होगा आपका, कि कमर्शियल प्रेजेंस में आपका लीगल प्रेजेंस होती है, लीगल प्रेजेंस होती है। ठीक है, और इसको आप एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ सकते हैं, एफडीआई जैसा चीज होती है ना, एफडीआई जैसा, तो वहाँ पे लीगल प्रेजेंस होगी दूसरी कंट्री में एफडीआई की फॉर्म में। तो यहाँ पे यूएस इसको चाहता है, इस तरह की सपोर्ट वहाँ पे कंट्री प्रोवाइड करें उन कंट्रीज को जो इस तरह से एफडीआई वगैरह वहाँ पे दे सके। लास्ट आपका फोर्थ जो है ना, ये आपका प्रेजेंस है, फिजिकल प्रेजेंस एक तरीके से याद रखें, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे कंजम्पशन अब्रॉड है, और यहाँ पे आपका कमर्शियल पर्पज है। अब कमर्शियल प्रेजेंस है, ये आपका जो है फिजिकल प्रेजेंस है, या प्रेजेंस ऑफ नेचुरल पर्सन, नेचुरल पर्सन। इसमें याद रखना, जैसे हमारे इंडियन इंजीनियर्स जो है, इंडियन इंजीनियर्स वो यूएस वगैरह में काम करें, तो उनको खुद को वहाँ रहना पड़ेगा। तो इसमें हम हमारे जैसे जो डायस्पोरा जो है इंडियन का, ये बाहर है, तो इसमें आपका इंडिया जो है इसको सपोर्ट चाहता है। तो यूएस चाहता है कमर्शियल प्रेजेंस जो है उसमें सपोर्ट मिले उसे, जबकि इंडिया सपोर्ट करता है क्रॉस बॉर्डर सप्लाई एंड आपका जो है नेचुरल पर्सन का जो प्रेजेंस है ना, इसके लिए। ये दो पॉइंट आपको मेनली यहाँ पे ध्यान रखना था, तो लिबरलाइजेशन के लिए आपका यहाँ पे काम करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। अब एक चीज़ और आपको यहाँ पे देखनी है, ये कौन कौन सी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस कहाँ कहाँ हुई। तो ये मैं आपको बता दूँ, 1996 में पहली आपकी जब हुई ना, तो आपकी सिंगापुर में थी। ठीक है, पहली सिंगापुर में हुई, इसके बाद में जेनेवा में हुई सेकंड वाली, थर्ड वाली आपकी सिएटल में हुई। ये आप क्वेश्चन आया था पहले यूपीएससी का, उस टाइम का था। ठीक है, ये आपका यूएस का ही था, सिएटल में। एक ध्यान रखना, फोर्थ वाली जो है ये फर्स्ट है, ये आपकी फोर्थ है। फोर्थ आपकी कहाँ पे होती है, ये दोहा में होती है। ठीक है, कतर, दोहा। ठीक है, यहाँ हुई फोर्थ वाली, ये इसमें आपको देखना है कि कुछ तो यहाँ पे एक टर्म डिस्कस की गई, इसको भी देखेंगे, ये यहाँ पे लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, इसके बाद में आपका फिफ्थ जो है वो कानकुन मैक्सिको में हुई, सिक्स आपकी हांगकॉन्ग, सेवन्थ आपकी जेनेवा, एट्थ भी जेनेवा में हुई 11 में। इसके बाद आपको याद रखना नाइन्थ वाली, नाइन्थ जो है आपकी ये बाली में हुई, बाली इंडोनेशिया में। इसके बाद में आपका टेंथ जो है ये नैरोबी में हुई। 11th जो है ये आपका 2017 में, ये जो ये ध्यान रखना, बाली वाली जो है 2013 में हुई, ये 15 में हुई थी, ये 17 में हुई थी। यहाँ पे आपकी जो हुई ब्यूनस आयर्स में, ब्यूनस आयर्स। ठीक है, और लास्ट वाली जो है ना 12th, ये आपकी 2020 में हुई, नूर सुल्तान जो आपका कजाकिस्तान में। ठीक है, अब आपको मेनली ध्यान रखना है ब्यूनस आयर्स वाली में क्या हुआ, बाली में क्या हुआ, और दोहा में क्या हुआ। दोहा में जो हुआ, इसमें आप ध्यान रखें क्या क्या चीज़ें एग्रीमेंट यहाँ पे हुए। डिटेल से तो आगे करेंगे, बस आपको मेनली यहाँ पे ध्यान पता होना चाहिए कि आपका जो फोर्थ है दोहा वाली 2001 में हुई। ठीक है, नाइन्थ वाली 2013 में हुई, और आपका ये अर्जेंटीना वाली 2017 में 11th नंबर की हुई। यहाँ पे आपका स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की बात करेगी। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट आया था यहाँ पे, स्पेशल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का कंसेप्ट। इसके अलावा यहाँ पे एक होता है ना स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट फॉर डेवलपिंग नेशंस। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे बात चली थी, और इसमें इंडिया और पाकिस्तान जो है दोनों को यहाँ पे ये ट्रीटमेंट दिया गया था। तो ये आपको थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अब देखिए, डब्ल्यूटीओ जो है डोमेस्टिक एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी है, उनको 3 पार्ट में बांटता है। ये आपको एक पॉइंट यहाँ पे बता दूं, क्योंकि अपन फिर बाद में बात करेंगे ना कि दोहा राउंड में क्या क्या चीज़ें हुई और ब्यूनस आयर्स में, तो वो चीज़ें काम आएंगी। ठीक है, तो आपके जो सिंपली जो है
डोमेस्टिक एग्रीकल्चर के लिए सब्सिडीज जो है उनको 3 पार्ट में बांटता है। ठीक है, पहली आपकी ग्रीन वाली, ग्रीन बॉक्स, दूसरी आपकी है ब्लू, और थर्ड है आपकी एम्बर बॉक्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉक्स वाली जो है ना, ये आपकी आउटपुट से डीकपल्ड होती है, आउटपुट से डीकपल्ड होती है, मतलब आउटपुट पे ना इसका डायरेक्ट लिंक नहीं होता है। तो इसमें क्या होगा आपका, यहाँ पे क्या तो ट्रेनिंग वगैरह होगा, या स्किल वगैरह यहाँ पे दी जाएगी, या फिर आपका R&D होगा। ठीक है, या फिर आपका सर्विसेज जो है उनका एक्सटेंशन होगा, ट्रेनिंग दे देंगे। पोस्ट डिजीज कंट्रोल जो है, पोस्ट डिजीज कंट्रोल जो है इस पे काम करेगा। इसके अलावा आपका जो फूड एंड ड्रॉट के लिए जो रिलीफ में जो आपको मनी दिया जाता है ना, उसमें यदि फार्मर्स को दिया जा रहा है तो वो है। ठीक है, तो आपका जो PM किसान जो स्कीम है ना, ये इसी के अंदर आती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, PM किसान जो इसी के अंदर आती है, और इसमें गवर्नमेंट जो है जितना चाहे उतना यहाँ पे पैसा खर्च कर सकती है। तो ये ट्रेड डिस्टॉर्शन जो है इसका यहाँ पे नहीं माना जाता है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी जो लिमिट है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं रखी गई, कितनी भी गवर्नमेंट जो है यहाँ पे कर सकती है। तो ये लिमिट, कोई लिमिट नहीं, और ये मार्केट डिस्टॉर्ट नहीं करती है। ब्लू वाली जो है ना, इसमें क्या होता है आपका कि एक तो यह जो है प्रोडक्शन जो है आपका प्रोडक्शन से लिंक होती है, तो इसको लिमिट करना चाहती है। उस तरह की सब्सिडी जो है आपकी ब्लू में आती है। ठीक है, लेकिन इसको अभी भी जो है डिस्टॉर्ट करने वाला नहीं समझा जाता। ठीक है, प्रोडक्शन से तो लिंक है, लेकिन ये डिस्टॉर्ट ज़्यादा नहीं करती, तो इसलिए इनको ब्लू बॉक्स में अलग से रखा जाता है। तो इस पे जो सब्सिडी पे रिस्ट्रिक्शन जो है, यहाँ पे कोई लिमिट अभी तक नहीं रखी गई है। ठीक है, तो ऐसी कैटेगरी जो है वो ब्लू बॉक्स वाली बनाई गई। तो आप ध्यान रखना, ये प्रोडक्शन के साथ में इंक्रीज नहीं होती हैं सब्सिडीज जो है, क्योंकि ये फिक्स दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए ये ब्लू बॉक्स में रखी जाती है। जहां प्रोडक्शन के साथ में आपका सब्सिडी लिंक होती है वो आपकी एम्बर बॉक्स में कहलाती है, तो वहां पे लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना है, प्रोडक्शन को लिमिट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे भी प्रोडक्शन को लिमिट करना है, सब्सिडी को यहाँ पे खत्म करना है एम्बर बॉक्स में। और यहाँ पे एक क्लॉज जो अलग से दिया गया ना, वो दिया गया डी मिनिमस वाला। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद रखना है कि एम्बर बॉक्स में प्रोडक्शन के साथ में आपकी सब्सिडी इंक्रीज होती है, जबकि ब्लू बॉक्स में प्रोडक्शन के साथ में सब्सिडी इंक्रीज नहीं होती है। ठीक है, इसलिए इसको डिस्टॉर्टिंग नहीं समझा जाता, और इस पर लिमिट अभी तक नहीं लगाई गई है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें जो है प्रोडक्शन को लिमिट किया जाता है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। जैसे कि आपका सब्सिडी जो है एक्रिलेज या जो नंबर ऑफ एनिमल्स जो है उस पर दी जाती है ना, तो वो इसमें आती है। ठीक है, अब इसमें एम्बर बॉक्स की बात करें ना, इसमें तो डी मिनिमस जो है, इसमें WTO ने एक मिनिमम अमाउंट रखा कि इतना तो डिस्टॉर्ट आप अलाउ है। जैसे डेवलपिंग जो नेशन है उनके लिए कितना है, डेवलप्ड नेशन है इसके लिए कितना है, तो आपको सिर्फ परसेंटेज याद रखना है कि 10% जो है ये आपका डेवलपिंग नेशन के लिए अलाउ है, 5% जो है आपका डेवलप्ड नेशन के लिए यहाँ पे अलाउ है। और जबकि LDC जो है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो है, इनके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो इनको यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो इंडिया और अदर जो डेवलपिंग नेशंस जो है वो इसमें अमेंडमेंट चाहते हैं, ताकि उनकी जो फूड सब्सिडी है उनको कैलकुलेट करने में बोलते हैं कि इसमें इनसफिशियंसी है। फूड जो है आपका डोमेस्टिक नीड जो है, सिक्योरिटी, आपकी फूड सिक्योरिटी के लिए वहाँ पर उसमें चैलेंजेस काफ़ी हैं, तो इसलिए इसमें दोबारा से चीज़ें जो है चेंज करवाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए बाली एग्रीमेंट जो हुआ, बाली पैकेज जिसे बोलते हैं, ये आपका 9th थी, 2013 में थी। ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम हो गया। अब ये 2013 में 9th में दिसंबर में बाली इंडोनेशिया में ये हुई। तो यहाँ पे अब क्या क्या चीज़ें हुई, तो आपको देखना है कि एक तो पहला यहाँ पे हुआ फूड स्टॉकिंग के ऊपर बात आई। फूड स्टॉकिंग, ये कितना स्टॉक कर सकता है, तो फूड स्टॉकिंग पे जब बात आई तो उसको क्या बोलते हैं, पीस क्लॉज। पीस क्लॉज, इसकी बात हुई। दूसरा यहाँ पे TFA की बात की गई। TFA क्या होता है आपका, ट्रेड फैसिलिटेशन आपका एग्रीमेंट। तो ट्रेड फैसिलिटेशन मतलब आपको इजी एक्सेस प्रोवाइड किया जाए, इजी एक्सेस इन द सेंस ऑफ जो आपका मैकेनिज्म है उसमें, जैसे रेड टेपिज्म उसको खत्म करना है, ब्यूरोक्रेटिक हैसल है, कस्टम क्लियरेंस में उसको कम करना है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे बात की गई। तो इसके 3 प्राइम आउटकम हुए। पहला आपका फूड स्टॉक पीस क्लॉज लाया, सेकंड आपका TFA लाया, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, एंड देन थर्ड वन वाज LDC एक्सपोर्ट्स। तो इसमें कहा गया कि जो आपका एक्सपोर्ट जो है लीस्ट डेवलप कंट्रीज से, वहाँ पे ड्यूटी फ्री होगा, ड्यूटी फ्री होगा। दूसरा इसमें क्योटा फ्री होगा, जो कोटा है उसका वो भी आपका कोटा से फ्री होगा, वहाँ पे कोटा वगैरह कुछ चीज़ नहीं लगेगी। इसके अलावा आपका यहाँ पे फुल एक्सेस होगा उनको मार्केट जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ के वहाँ पे। ठीक है, तो फॉरेन नेशन जो है जो भी वहाँ पे इनको सबको अलाउ किया जाएगा। तो ये चीज़ वहाँ पे बात करी गई थी। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं पीस क्लॉज में मेनली क्या हुआ। तो पीस क्लॉज में अगले पेज पे लेते हैं हम कि जो पीस क्लॉज TFA एंड LDC आपका जो एक्सपोर्ट का एग्जेम्पशन है, तो यहाँ पे देखिए पीस क्लॉज में
अभी ये आपको अच्छे से मालूम, पीस क्लॉज जो है मतलब इसमें जब तक कोई सही से एग्रीमेंट नहीं होता है तब तक वहाँ पे एग्जेम्प्टेड है कंट्रीज अपनी मर्जी से वो चीज़ें करने के लिए। तो वहाँ पे ये चीज़ यही चली कि पब्लिक स्टॉकिंग प्रोग्राम है या फूड सिक्योरिटी पर्पस जो है उसमें सब्सिडीज जो दी जाती है स्टेपल फूड के लिए, उनको डी मिनिमस से यदि ज़्यादा वो कर रही है तो वो उसको वॉल्यूशन नहीं समझा जाएगा। इतनी सब इसमें बात है कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा आपका एनुअल, इसमें एक कंडीशन रखी गई कि WTO को एनुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एनुअल इंफॉर्मेशन फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स की वो प्रोवाइड करनी है, ऑफ फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये कहा गया था कि 2017 तक इसका सॉल्यूशन लाना है, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन इसका आया नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि नो वॉयलेशन ऑफ डी मिनिमस। ठीक है, दूसरा एक WTO का एनुअल इन्फॉर्मेशन दो, फूड सिक्योरिटी पे क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट चला रही है। एंड थर्ड बात करिए 2017 तक आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन लेके आना है, लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन इस पर आया नहीं है। तो ये अभी तक यही चल रहा है। ठीक है, और 11th मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस जब हुई, 11th आपकी कहाँ हुई, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में 2017 में, तो वहाँ पे ऐसा लाना था, लेकिन वहाँ पे इसका कोई सॉल्यूशन फिर वहाँ पे बैठा नहीं है। ठीक है, TFM आपको अच्छे से मालूम चल गया, TFM हमने बात कर ली पहले। TFM आपका वहाँ पे रेटिपिज्म वगैरह को खत्म करना है। डिटेल लिस्ट ऑफ प्रोसीजर जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की वो प्रोवाइड करनी है वहाँ पे, एक तो लिस्ट प्रोवाइड करनी है, फीस वगैरह क्या है, इंस्पेक्शन रूल वगैरह क्या है, पेनल्टी क्या है, उनकी बात करनी है। इसके अलावा मिनिमाइज करना है आपको प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट प्रूफ वगैरह जो चीज़ें हैं उसको मिनिमाइज करना है। मतलब ये आप समझ सकते हैं, आपको बस पता रखना है पीस क्लॉज, TFA और आपका LDC को जो एक्सपोर्ट की चीज़ें जो है ना, ये आपका बाली एग्रीमेंट में की गई, ये आपको ध्यान रखना है। एक कब किया गया, ये 2013 में हुआ, 9th नंबर पे था, इंडोनेशिया में था। ठीक, और ये लागू कब हुआ, ये 2016 में लागू हुआ, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके ऊपर PYQ में क्वेश्चन भी है, आप कहीं से इसको देख लेना। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहाँ पे मेनली बात की गई थी। और जो है इसमें एक TFA जो था ना, इसमें आपको पेरिसेबल फूड को जल्दी से क्लियरेंस देने की भी यहाँ पे बात थी, तो इसमें स्पेशल कुछ है नहीं। ठीक है, और ये एंटर हुआ आपका 2017 के फरवरी में। तो आपको ध्यान रखना है पीस क्लॉज वाला जो था, जो बाली वाला था, ये आपका 2016 में एंटर हुआ, जबकि आपका जो TFA जो है 2017 में हुआ। ठीक है, और यहाँ पे 2/3 मेंबर जो थे उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट किया इसको। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको जरूरत नहीं है। हाँ, एक नेशनल कमेटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन ये बनाई गई, तो ये यहाँ पे कंस्टिट्यूट की गई इंडिया में। उसका काम क्या है, ये TFA के लिए आपका मैंडेटरी इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट जो है TFA के लिए इसका पार्ट की तरह काम करेगी। तो नेशनल कमिटी ऑन ट्रेड फैसिलिटेशन, फिर ये क्वेश्चन आता है ना कि ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए हमने नेशनल कमेटी भी बनाई थी, तो उसको ध्यान रखना कि हाँ ऐसा कुछ हमने बनाया था। और इंडिया ने जो है जो इंडिया ने इसको रेटिफाई किया 2016 में, ध्यान रखना। TFA को, TFA थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पीस क्लॉज वगैरह क्वेश्चन बन चुके हैं। तो TFA 2016 में हमने इंडिया ने रेटिफाई किया, NCTF बनाया हमने, और आपका TFA जो है फोर्स में आया 2017 में, 2017 में इनफोर्स। ठीक है, तो हमारे रेटिफाई करने के बाद में इनफोर्स में आया था। ये थोड़ी सी चीज़ यहाँ पे बात करी गई थी। एक आया था नैरोबी पैकेज, क्योंकि नैरोबी पैकेज आपने देखा होगा, नैरोबी में कब हुई, यहाँ पे मैंने लिखा है नैरोबी में आपका 10th थी 2015 में। तो नैरोबी जो है इसमें बात करी गई थी SSM की, SSM क्या है आपका, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। अब देखिए बाली वाले में आपने देख लिया ना, पीस क्लॉज आ गया, पीस क्लॉज प्लस आपने अभी जो देखा उसमें जो आपके LDC मेंबर्स जो थे उनके लिए था एक ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट था, और एक LDC के लिए एक्सपोर्ट के लिए था। ये चीज़ें थी। स्पेशल एग्रीमेंट प्रोसीजर है, ये आपका दोहा में आ गया। ठीक है, इसके अलावा आपका स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है डेवलपिंग के लिए, ये दोहा में आ गया। तो ये दो चीज़ें यहाँ पे आई थी। बाली में 3 चीज़ें आ गई, और आपका नैरोबी में जो है इसमें SSM आया, स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म। ये पॉइंट यहाँ से याद रखना, इतना ही यहाँ तक बनता है। तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म जब आया, लेकिन अभी तक इस पर डिसाइड कुछ हुआ नहीं है, तो इसको ज़्यादा आपको देखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एक दूसरी चीज़ इसमें बात करी गई थी कि एवरग्रीनिंग जो है, एवरग्रीनिंग ऑफ फार्मा की जो प्रोविजन है उन पे उसको रोकने के लिए बात करी गई थी कि एवरग्रीनिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पे बात करी गई थी कि नहीं होना चाहिए। तो स्पेशल सेफगार्ड मैकेनिज्म ये पॉइंट था, जिसमें आपका टूल था डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ करेगा कि वो टैरिफ्स टेम्परेरीली बढ़ा सकती हैं, क्योंकि यदि वहाँ पे इंपोर्ट सर्ज वगैरह है, प्राइस फॉल वगैरह है, ऐसी यदि चीज़ें होती हैं, तो वो ऐसा होना चाहिए उनके पास में ऑप्शन कि ऐसा टूल होना चाहिए कि वहाँ पे डेवलपिंग कंट्री वहाँ पे टैरिफ बढ़ा सके। तो स्पेशल आप ध्यान रखना है, स्पेशल कंडीशन है वहाँ पे, आप सेफगार्ड वहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए है। ठीक है, अभी तक कोई ऐसी भी कंडीशन यहाँ पे बनी नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो चीज़ थी ना, वो आपका
ITA बना, एक्सटेंडेड ITA। ITA क्या है आपका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट। तो पहले से जो चीज़ चली आ रही थी ना उसको और बेहतर बनाना था, तो एक्सटेंडेड आपका एक्सपेंडेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट एक तरह से काम चला, ठीक है। और इंडिया ने इसका अपोज किया क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड करवाना नहीं चाहती गवर्नमेंट, काफ़ी नहीं चाहती थी, इस वजह से इसको हटाया गया था, ठीक है। 11th वाली जो है ना ब्यूनस आयर्स वाली, इसमें आपको चीज़ देखना है क्या क्या चीज़ यहाँ पे डिस्कस हुई। तो ब्यूनस आयर्स वाली में आपका WTO की 11th जब हुई तो इसमें कोई भी अच्छे से डिसीजन आया नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बात करी गई IUU की, ठीक है। तो IUU क्या है आपका, इलीगल अनरेगुलेटेड एंड अनरिपोर्टेड फिशिंग, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे आपका जो इलीगल और अनरेगुलेटेड जो है इसमें बात की गई कि आपका टेरिटोरियल रीजन तक आएगा, जबकि इंडिया ने कहा कि टेरिटोरियल वाटर्स तो कंट्री को अलाउ होने चाहिए, इसके बाहर जो है उस पर ये चीज़ें लग सकती हैं। तो यूएस ने इसको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया सॉल्यूशन को, क्योंकि पब्लिक स्टॉक जो स्टॉक होल्डिंग जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ वाली जो चीज़ें चल रही थी उसके अगेंस्ट में यूएस ने काम किया, तो यहाँ पे काम चल नहीं पाया। तो बस नाम आपको ये होना चाहिए, IUU जो है ये ब्यूनस आयर्स में हुआ अर्जेंटीना में, नैरोबी में आपका SSM हुआ, प्लस आपका ITA जो है एक्सपेंडेड आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट, इसको इंडिया ने अपोज किया, ये ध्यान रखना, इंडिया अपोज्ड। IUU है, इसको यूएस ने अपोज किया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको थोड़े से यहाँ से पता होने चाहिए, बाकी इसके अलावा ज़्यादा यहाँ पे जानने की चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो फिशरी सब्सिडी है यूएस जो है, जिसमें आपका यूएस ने ग्रुप बनाया था फ्रेंड ऑफ फिश नाम से है, तो वहाँ पे कंप्लीट बैन की बात करी थी IUU फिशिंग पे, लेकिन वो चीज़ें चली नहीं, तो अनसस्टेनेबल फिशिंग के लिए उसने काम करना चाहा था, लेकिन वो वहाँ पे हो नहीं पाया था, ठीक है। इसके अलावा ओवर फिशिंग में इंडिया ने कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी कि फ्लेक्सिबल क्लॉज जो है वो होना चाहिए ओवर फिशिंग के लिए, कि यदि ऐसी कंडीशन होती है तो फिश स्टॉक, जब भी कोई फिश स्टॉक जो है वो ओवर फिश होता है तो डेवलपिंग कंट्रीज जो है उनको कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दी जानी चाहिए टाइम पीरियड में, ताकि वो जो है कोई अलग से एरिया जो है, अलग से स्कीम जो है, अलग से प्रोग्राम जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो ऐसी कुछ चीज़ें वहाँ पे है, तो ये आपका ध्यान रखना कि ओवर फिशिंग पे इंडिया ने सपोर्ट नहीं किया उसको, ठीक है। और यूएस है जो उसने अपोज किया, क्योंकि ओवर फिशिंग में यूएस इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री जो है कुछ स्पेशल वहाँ पे ट्रीटमेंट चाहती थी, ताकि वहाँ पे जो है ओवर फिशिंग जैसी कंडीशन में उनको वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट मिल सके, फ़ायदा मिल सके, लेकिन यूएस ने इसको अपोज कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें करने के बाद में कुछ एक चीज़ है जिसको हम बात करेंगे, ये देखिए जिसको बोलते हैं हम WTO के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो देख लें। एक तो है आपका नेशनल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये क्या आपका, इसमें जब जैसे कोई भी कंट्री का प्रोडक्ट जो है ना एक बार मार्केट में घुस गया नेशनल मार्केट में, ठीक है, तो उसके साथ में फिर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो डिस्क्रिमिनेशन आफ्टर एंट्री इन मार्केट, ठीक है। तो ये बात है आपकी कि मतलब मार्केट में आने के बाद में प्रोडक्ट का वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो ये नेशनल ट्रीटमेंट है। एक दूसरा है आपका MFN क्या होता है कि यदि कोई कंट्री उसके मोस्ट फेवर्ड नेशन में है ना, तो वहाँ पे जो है अदर कंट्री जैसा ट्रीटमेंट किया जा रहा है उसके साथ में वैसा ट्रीटमेंट वहाँ पे किया जाएगा। तो MFN वाला क्लॉज जो है इसको आपको ध्यान रखना है कि कोई भी मेंबर जो है यदि प्रोवाइड करता है कुछ प्रिविलेज, फेवरेबल ट्रीटमेंट या कुछ एग्जाम्पशन और कंट्रीज को, तो जिस कंट्री जो MFN के साथ में स्टेटस है ना उनको भी सेम प्रिविलेज दी जाएगी। तो इसमें ध्यान रखना यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, यहाँ पे ध्यान रखना सेम प्रिविलेज, ठीक है, सेम प्रिविलेज है, प्लस एग्जाम्पशन है, प्लस ट्रीटमेंट है, ये भी उनको दिया जाएगा जो MFN के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब इसमें और कौन कौन सी चीजें आती है MFN में, तो एक तो ध्यान रखें आप MFN के अंदर, एक तो आती है रीजनल ट्रेड ब्लॉक्स, और एक दूसरी आती है इसके अंदर, वो है आपका, एक तो है रीजनल ट्रेड ब्लॉक, दूसरी आती है आपका GSP, आपको जिसको बोलते हैं जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, और थर्ड आती है आपकी एग्जामिशन वगैरह जो है ना अलग से, ये आते हैं जिसको बोलते हैं स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, तो ये चीज़ आती है आपकी मोस्ट फेवर्ड नेशन जैसी जो टर्म है ना, उनके एग्जामिशन जो दिए गए हैं इसके अंदर वो चीज़ें यहाँ पे हैं। तो MFN है, इसमें आपका सेम प्रिविलेज और आपका ट्रीटमेंट दिया जाएगा जिसको MFN है, लेकिन इसमें आपका एग्जामिशन मिल सकता है वो इन 3 कंडीशन में। पहली है रीजनल ट्रेड ब्लॉक यदि है वहाँ पे,
दूसरा यदि जीएसपी है, जनरलाइज आपका जो है सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस है, और तीसरा आपका स्पेशल और डिफरेंशियल वहाँ पे ट्रीटमेंट है। तो ये आपका स्पेशल सबसे पीछे से चलते हैं, स्पेशल प्रेफरेंस आपका जो है स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, यहाँ पे डेवलपिंग एलडीसी कंपनी को स्पेशल राइट दिए जाते हैं। जीएसपी है, ये जैसे यूएस वगैरह है, तो यहाँ पे एलडीसी वगैरह है, या फिर आपका मतलब लीस्ट डेवलप कंट्री और आपका जो डेवलपिंग नेशन है, इनको वहाँ पे उनका टैरिफ वगैरह उसको कम कर दिया जाता है, ताकि उनको हेल्प हो सके इकोनॉमी डेवलपमेंट में, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे। ठीक ध्यान रखिए, गुड्स और सर्विसेज दोनों में यहाँ पे वो हेल्प की जाती है। ठीक है, तो गुड्स और सर्विसेज दोनों में एलडीसी को, डेवलपिंग कंट्री को, दोनों को ये दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अब इंडिया का जो आपका जीएसपी जो था उसको स्क्रैप कर दिया यूएस ने, तो आपको थोड़ा ध्यान होना चाहिए। अब रीजनल आपका जो ट्रेड ब्लॉक जो है, ठीक है, इसमें आपको चीज़ देखनी है 5, कौन कौन सी है। पहला है आपका PTA, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। दूसरा है आपका FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। थर्ड है आपका कस्टम यूनियंस, और फोर्थ है आपका कॉमन मार्केट, और फिफ्थ है आपका इकोनॉमिक प्लस मॉनेटरी यूनियन। ठीक है, मॉनेटरी यूनियन। अब इसको थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ें एक ही पॉइंट पे आपको बताऊंगा, ताकि आपका पॉइंट बेसिस पे ही आपका वहाँ से चीज़ें हो सके। अब देखिए इन सब में क्या होता है, टैरिफ वगैरह घटाया जाता है। ये है FTA, ये आपका प्रेफरेंशियल है। PTA और ये आपका FTA, ये ध्यान रखना। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे, ये FTA। देखिए पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, फिर FTA आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, इसी सीक्वेंस में इनको रखा है। और यहाँ पे आपको देखना है कि FTA और PTA में डिफरेंस क्या है। तो PTA जो है यहाँ पे पहले तो क्या है, टैरिफ वगैरह को कम किया जाएगा। ठीक है, टैरिफ है उनको कम किया जाएगा, या वहाँ से कह सकते हैं कि वहाँ से हटाया जाएगा, कंप्लीटली हटाया जाएगा, अबॉलिश किया जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि ये इंपोर्ट जो है आपका अदर मेंबर नेशन से जो चल रहा है, इसमें FTA में डिफरेंस जो थोड़ा सा क्रिएट होगा ना, वो ये है कि यहाँ पे जो ओरिजिनेट हो रही है ना चीज़ें, उनमें ट्रेड घट गया। इसके साथ में एक पॉइंट और याद रखना है कि ये एक सॉलिड टर्म है। इसके बाद में PTA स्टार्टिंग है आपका FTA का, तो इनिशियल टर्म में आपका आएगा PTA और दूसरा आएगा FTA। FTA का एग्जाम्पल क्या है आपका, नाफ्टा वगैरह जो है ना, नाफ्टा वगैरह जो है ये आपका FTA का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पे टैरिफ घटाएंगे, आपका बैरियर्स घटाएंगे ऑन ऑल गुड्स, और आपका जो ओरिजिनेट हो रही है इन कंट्रीज से, तो इसमें आपका सभी चीज़ें जो है, ऑल गुड्स जो है, ये सब इस पर चलती है FTA में। ठीक है, ये ध्यान रखना, FTA जो है ना, इसमें सर्विसेज जो है सभी इंक्लूड होना जरूरी नहीं है, लेकिन गुड्स जो है उस पर मेनली ये चलता है। ठीक है, अब ये जो आपका कस्टम यूनियन है, तो कस्टम यूनियन में क्या है कि यहाँ पे आपको ये FTA जैसा ही होता है कस्टम यूनियन जो है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नॉन मेंबर जो है, नॉन मेंबर देश जो है, उनके साथ में सेम ट्रीटमेंट करना होता है इनको। FTA है 1 to 1 कंट्री हो जाता है, PTA है ये आपका 1 to 1 हो जाता है, रीजन बेसिस हो सकता है, लेकिन कस्टम यूनियन जो है ये आपका नॉन मेंबर कंट्रीज के साथ में सेम ट्रीटमेंट करने के लिए बोलता है, सेम ट्रीटमेंट करो। और यहाँ पे सिंगल कंट्री जो है ना, सिंगल कंट्री यहाँ पे एज ए सिंगल ब्लॉक की तरह यहाँ पे नेगोशिएट कर सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसका एग्जांपल याद रखो, गल्फ कोऑपरेशन, जो आपका गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो है ना, ये GCC जो है, ये आपका कस्टम यूनियन का एग्जांपल है। ये आपको एग्जांपल याद रहेगा, आप अच्छे से कर सकते हैं। ये सिंगल ब्लॉक की तरह कोई कंट्री है, वहाँ पे आप वहाँ पे नेगोशिएट कर सकती है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो मेंबर है वो यहाँ पे अलाउड है कि दूसरे के साथ में एक एज ए सिंगल ब्लॉक की तरह काम कर सकता है। दूसरा, यहाँ पे नॉन मेंबर कंट्रीज जो है उनके साथ में सेम ट्रीटमेंट किया जाना है। ठीक है, अब आपका है कॉमन मार्केट। तो कॉमन मार्केट में क्या है कि जो यहाँ पे ज़्यादातर मतलब ऑल कमोडिटीज़ जो है वो फ्रीली मतलब वहाँ पे जो टैरिफ वगैरह है वो चीज़ें नहीं होती हैं, तो इन कंट्रीज़ में फ्रीली ट्रेड होता है ऑल इकोनॉमिक रिसोर्सेज का। तो ध्यान रखना, कस्टम यूनियन में कुछ रिसोर्स हो सकते हैं, जबकि कॉमन मार्केट जो है इसमें सभी रिसोर्सेज जो है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनका यहाँ पे फ्रीली ट्रेड बाउंड्रीज जो है कंट्रीज़ की उनकी बीच में हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे टेंजिबल गुड्स नहीं, आपका और जो भी चीज़ें जो है वहाँ पे वो भी इंक्लूड हो सकती है। तो यहाँ पे आपका वीज़ा वगैरह है वो यहाँ पे नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा आपका जो वर्क करने के लिए आपका जो परमिशन वगैरह है, अथॉरिटी वगैरह है, ये भी यहाँ पे नहीं चाहिए होती है। तो इसका आप एग्जाम्पल याद रखें, उसको बोलते हैं COMESA। ठीक है, तो ये आपका एक कॉपरेशन ही है जो आपका जो अफ्रीकन रीजन है ना उसके लिए, तो वहाँ पे वीज़ा वगैरह नहीं चाहिए उनको, काम करने के लिए लोग इधर से उधर जा सकते हैं, उनकी जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज है वो शेयर हो सकते हैं विदाउट टैरिफ एंड बैरियर। ठीक है, और इसके अलावा टेंजिबल गुड्स के अलावा और चीज़ें भी इसमें शामिल होती है, जबकि आपका जो ये है और सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको इंटेंजिबल गुड्स जो है उनके करने के लिए, शेयर करने के लिए, टैरिफ घटाने के लिए वहाँ पे अलग से एग्रीमेंट भी करने होते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन जो है ना, इसमें आपका करेंसी भी शामिल होता है, ये ध्यान रखना।
कॉमन मार्केट जो है इसमें करेंसी शामिल नहीं है। कॉमन आपका जो ये जो है कस्टम यूनियन है, इसमें सभी गुड्स शामिल नहीं है, ये ध्यान रखना। इसमें सब गुड्स शामिल है, टेंजिबल इंटेंजिबल सब शामिल है। एफटीए है, इसमें स्टार्टिंग है ये, और इसमें आपका नाफ्टा वगैरह चीज़ें याद रखें तो आपको वहाँ से डिफ्रेंशिएट वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। अब इकोनॉमी को मॉनिटरी आपका जो ये यूनियन है, इसमें आपका करेंसी सबसे जरूरी है, तो इससे याद रखो आप ईयू, यूरोपियन यूनियन है ना, वहाँ पे यदि करेंसी एक जैसी है तो वहाँ पे ट्रीटी जो है ट्रेड के लिए बनाई जाती है, और वहाँ पे सिंगल मार्केट की तरह काम करेगा। तो करेंसी होगी सिंगल ज़्यादातर, प्लस सिंगल मार्केट। तो ध्यान रखना, सिंगल मार्केट सिंगल करेंसी, तो आपका इकोनॉमिक और मॉनेटरी आपका यूनियन हो जाएगा। ईयू एग्जांपल याद रखें। कॉमन मार्केट में आपका फ्रीली ट्रेड होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, तो वहाँ पे टेंजिबल गुड्स के अलावा और भी हो सकती हैं, तो इसमें वीजा वगैरह नहीं चाहिए। और आपका अफ्रीका का एग्जांपल याद रखें। और आपका कस्टम यूनियन जो है, इसमें आपका सभी कंट्रीज जो है जो मेंबर है उनको सब, बाहर जो नॉन मेंबर है उनके साथ में एक जैसा ट्रीटमेंट करना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपका सिंगल कंट्री जो है वो नेगोशिएट कर सकता है बाहर वाले मेंबर के साथ में एज ए सिंगल ब्लॉक। तो जीसीसी का एग्जांपल याद रखें। और पीटीएफटी एक जैसा एग्जांपल है, बस आपको पीटीए के बाद में जो आता है वो आपका एफटीए कहलाता है। और ऑल गुड्स जो है उस रीजन से, उस कंट्री से ओरिजिनेट हो रही हैं, उस पर वहाँ पे ट्रेड जो है बैरियर घट जाता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे बात करी, और अलग पॉइंट थे इसमें जीएसपी वगैरह, ये सेकंड था आपका। इसके अलावा जो स्पेशल बट डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है, ये चीज़ें आपका एग्जामिशन दी जाती है, इंडिया पाकिस्तान दोनों को अभी अलाउड किया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाएं। इसके अलावा आपका चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ में इसको डिस्कस भी करें, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आपके लिए हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कोई अच्छा टॉपिक लेके, ठीक है, जो आपके काम आ सके। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी आपके इंडाइसिस रिपोर्टेड जो थी उनके ऊपर बात करी थी वहाँ पे, तो आपका जो उसकी जो पैरामीटर है उस पर मेनली बात थी वहाँ पे, ठीक है। तो इतना आपने यहाँ पे इतनी देर तक वीडियो को देखा है तो आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।